दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज उत्तर प्रदेश से जुड़ी 3 इंटरेस्टिंग और गंभीर खबरों पर बात करने जा रहा हूं। सवाल बड़ा है, क्या उत्तर प्रदेश में सह और मात का खेल चल रहा है, वो भी किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 लोगों को जानते हैं आप लोग, जो सबसे पूरे मतलब एकदम चोटी पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी और दूसरे है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी। और उत्तर प्रदेश में केवल एक ही शेर है, वो है योगी आदित्यनाथ। इस पूरे घटनाक्रम में 3 ऐसी घटनाएं हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। वो क्या है? इसमें पहला मामला है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। अभिमुक्तेश्वरानंद जी से जुड़ा विवाद ऐसा था जिसे समय रहते टाला जा सकता था, लेकिन यह विवाद बढ़ा। आरोप है कि इसमें सबसे अहम भूमिका एक आईएएस अधिकारी योगेंद्र कुमार की रही। इस घटना ने न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी। अब ये क्यों कह रहा हूं? जो आईएएस अधिकारी है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। अब ये घटना जिस समय घटित हुई, जिस तरह से मीडिया में यह मामला 24 घंटे चलाया गया, फिर जिसको धर्म का धौका ज्ञान नहीं था, वो लोग धर्म का ज्ञान दे रहे थे। जिन्होंने अपने कार्यकाल में संत जी को लाठियों से पिटवाया था, ये लोग हाल चाल लेने लगे उस संत जी का फोन करके। सोचने वाली बात थी। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। आज जो यूट्यूबर जो हैं, वो यूट्यूबर ऐसे ज्ञानी बन गए जैसे सभी पुराणों का अध्ययन उन्होंने ही कर लिया। कुल मिलाकर इस घटना को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया। अरे उनका बस चलता है तो इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन इसको राष्ट्रीय मुद्दा ही बनाया गया। हाँ, अभी भी वो मुद्दा ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, अभी भी वो चल रहा है। बड़े शर्म की बात यह है कि योगेंद्र कुमार, जिसको हठधर्मी कह रहे थे, आपको याद होगा ना उन्होंने क्या बोला? संत जी जो हैं हठधर्मिता का पालन कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, जो ये ज्ञान दे रहे थे कि संत हठधर्मिता का पालन कर रहे हैं, आज तक वो उनसे पूछने तक नहीं गए कि स्वामी जी क्यों आप नाराज हो? एक स्वामी है, एक संत है, आप उनसे माफी मांग सकते थे। जिसको वो हठधर्मी कह रहे थे, वह आईएएस ऑफिसर, वो खुद हठधर्मिता का पालन करते हुए एक बार भी वो नहीं गए वहां पे। उनको संत जी के पास चले जाते, माफी मांग लेते, खत्म मैटर हो जाता, वो भी माफ कर देते। संत लोगों का संत लोग बड़े जल्दी नाराज होते हैं, संत लोग जल्दी माफ भी कर देते। अब अचानक से योगी जी के मुंह से निकल गया कालनेमी जैसा शब्द। अब इस कालनेमी शब्द को इस तरीके से इसको मतलब बढ़ाया गया कि आप कह भी नहीं सकते हैं कि मतलब ये शब्द कितना छोटा था और इसको कितना बड़ा परिदृश्य में कहा गया। हालांकि जब माइक डाल दिया गया उनके मुंह पे न्यूज वालों की तरफ से, तो उन्होंने बोला कि जिनके बारे में उन्होंने भी बोला होगा, भाई ठीक है। अब आगे हुआ, अब इस प्रकरण में विपक्षियों लोगों की बयानबाजी हुई, सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा। जो मतलब जिसको कुछ नहीं पता था, जो जिनकी सरकारों ने इनके ऊपर डंडे चलवाए थे, वो क्या करने लगे? इनसे फोन करके हालचाल लेने लगे। प्रभु, सोचने वाली बात। अच्छा दोस्तों, अब दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा जैसे जानते हैं आप, यूजीसी का नियम। अचानक से ये कौन लाया? सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ये मुद्दा आया यूजीसी में। अब यूजीसी का जब मैं ड्राफ्ट मैंने पढ़ा, तो टोटल एक तरफा नियम था, और विशेषकर वह सवर्णों के ही खिलाफ था। इसके वजह से सवर्णों में नाराजगी है इस बिल को लेकर के। अब ये बिल ऐसा कह रहा है कि बिना किसी
इंक्वायरी के सवर्णों को दोषी मान लिया गया है कि मतलब जितने भी टिप्पणियां अन्य जातियों के ऊपर होती हैं वो सवर्णों द्वारा ही किया जाता है, ये मान लिया गया। अगर ये ऐसा नहीं माना गया होता तो इस तरीके का रूल आता ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन लाया गया। कहते हैं एक समय गुरुकुल परंपरा थी। गुरुकुल परंपरा में जहां पे राम भी पढ़ते थे, जहां पे कृष्ण भी पढ़े हैं, जहां पे भी सुदामा भी पढ़े हैं, उस परंपरा में छात्रों की जाति नहीं देखी जाती थी। उस परंपरा में केवल शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाता है, व्यक्ति कैसे शिक्षित हो इसके ऊपर जोर दिया जाता था। लेकिन नहीं, यहां पे शिक्षा पे जोर नहीं दिया जा रहा है। अगर आप शिक्षा पे जोर देंगे तो ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो घटनाएं बंद हो जाएंगी। ये रूल ला करके शिक्षा पे जोर न देकर वैमनस्यता फैलाया गया सारे शिक्षण संस्थानों में। और आप तो जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे ये हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि जो जातिगत टिप्पणियां होती हैं वो केवल और केवल सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा दूसरे वर्ग के छात्रों पे किया जाता है, जो कि एकदम सरासर गलत है। लेकिन नहीं, फिर भी मान लिया गया। अब यह भी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया। इस मुद्दे के ऊपर कोई भी जो शासन में बैठे हुए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनमें से कोई भी चूं तक नहीं कह रहा है। दूसरी बात, शासन में जो बैठे हैं वो तो नहीं चूं कस रहे हैं, लेकिन ये जितने व्यक्ति थे जो कि शंकराचार्य जी को लेकर के ज्ञान बांट रहे थे, ऐसे लगता था कि चारों वेदों के ज्ञाता बन गए हैं, उनका सब ज्ञान खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि उनको सवर्णों का वोट मिलता ही नहीं है, सवर्णों का इस सरकार में कोई भागीदारी ही नहीं है, सवर्णों का भारतीय संविधान में कोई अधिकार ही नहीं है। अगर अधिकार होता तो पार्टियां इसके बारे में जरूर बोलती, लेकिन नहीं, सब लोग चुपचाप एकदम से आंख कान मूंद के सब बैठ गए। ये मामला ही ऐसा है कि कहते हैं ना, जब किसी को फांसी पर लटकाया जाता है तो उससे भी पूछा जाता है कि भाई, उससे भी बताया जाता है कि आपको आप इन कर्मों की वजह से आपको ये सजा आपको सुनाई गई है, इसके लिए आपको फांसी पर लटकाया जा रहा है। लेकिन ये जो यूजीसी वाला मुद्दा आया है, जो यूजीसी का नियम है, इसमें तो पूछा भी नहीं गया, कोई कमेटी की रिपोर्ट तक नहीं बनी, डायरेक्टली सवर्ण समाज के ऊपर एकदम तीर मार दिया गया कि भाई आप दोषी हो। तो ये रहा दूसरा मुद्दा। दोस्तों, तीसरा मुद्दा जो है वो है अभी तुरंत की घटना है, कल परसों अलंकार अग्निहोत्री का स्थिति। अब अलंकार अग्निहोत्री जी, अब एक बात बताइए, ये पीसीएस अधिकारी हैं और पीसीएस, और इनका रिकॉर्ड देखा जाए, इनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो नहीं कुछ कह सकता हूं, लेकिन इनका पास्ट रिकॉर्ड में मैंने बहुत रिसर्च किया लेकिन कुछ मिला नहीं। बड़ा क्लीन टाइप के आदमी। इनका कहना है कि यूजीसी वाले मुद्दे को लेकर के और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के प्रकरण से आहत होकर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इनके कदम भी कई सवाल खड़ा करते हैं। इन्होंने इस्तीफा दिया या दिलाया गया? भाई, जो नौकरी अग्निहोत्री जी को मिली थी वह मामूली नहीं है, और इनका पहले का रिकॉर्ड भी बहुत साफ सुथरा है। क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत विरोध है? व्यक्तिगत विरोध में अपनी नौकरी को थोड़ी ना कोई दांव पे लगा देगा। दो बात हो सकती है, या तो इनसे इस्तीफा दिलाया गया है कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, आपके लिए कुछ और भी रखा गया है,
या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक संदेश की ओर इशारा करता है कि भाई आप अगर हमारे ऊपर, सवर्णों के ऊपर इस तरीके से आप थोपोगे तो ये हम बोल नहीं रहे हैं, हम कुछ कह नहीं रहे हैं, हम आपको इशारा कर रहे हैं कि ये चल रहा है। अब ये घटनाएं कैसे हैं? एक आईएएस अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। दूसरी घटना यूजीसी की है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत की जाती है। अब एक तरफ आईएएस अधिकारी केंद्र को रिपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पीसीएस अधिकारी का यह कदम राज्य के भीतर से उठती आवाज माना जा रहा है। एक तरफ आईएएस अधिकारी केंद्र को रिपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पीसीएस अधिकारी का यह कदम राज्य के भीतर से उठती आवाज माना जा रहा है। राजनीतिक परिदृश्य और 2029 की आहट राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी आज भी सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं। अब नरेंद्र मोदी 2029 में प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। अब प्रधानमंत्री की दौड़ में एक तरफ हमारे गृह मंत्री का नाम आ रहा है जो राजनीतिक पार्टियों में से आ रहा है, और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर लगातार किसका नाम गूंज रहा है? वो है योगी आदित्यनाथ जी का। और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के ही कैडर लोग, कार्यकर्ता लोग या आम जनता उठा रही है, नहीं, कमोबेश पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में आप अगर साउथ इंडिया में चले जाओगे तो वहां भी योगी जी की मांग है। अब तो बीजेपी शासित राज्य भी ये कहते हैं कि काश हमारे यहां का मुख्यमंत्री योगी जी जैसा। आप सोच लीजिए, अब एक तरफ है कि कुछ एक लोग, राजनीतिक हस्तियां किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, एक तरफ है जनता किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो आप इस बात को खत्म कैसे कर सकते हो? आप उस व्यक्ति का सबसे पहले समाज में पहले उसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करोगे, और ये जो घटनाएं घट रही हैं वो मुझे इसमें इसी की बू आ रही है। चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी की घटना हो, चाहे यूजीसी की घटना हो, उत्तर प्रदेश ही प्रधानमंत्री बनाता है। 2024 में होते होते रह गया, लेकिन चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, उसमें सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों, अब असली सवाल क्या है? अब इन तीनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखें, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विवाद, यूजीसी नियमों पर असंतोष, अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा, तीन सवाल उठता है। क्या यह सब संयोग है या फिर यह सत्ता और मात का एक सोचा समझा रणनीति है? क्या उत्तर प्रदेश से उठता यह आवाज केंद्र तक कोई संदेश पहुंचा रही है, जैसे कि अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा, या फिर योगी आदित्यनाथ की बढ़ती राजनीतिक स्वीकार्यता से किसी को असहजता हो रही? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।